स्लाइड आने की प्रतीक्षा नहीं करिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, चूंकि आप लोग ईएसआईसी, ये श्वेता जी आप फिर से जुड़िए। ऐप आपको कह रहा है दोबारा ज्वाइन करने के लिए। ठीक है। तो किसी भी संस्थान में जिसमें आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आपको उस संस्थान के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और संस्थान के बारे में जानकारी इसलिए होनी चाहिए कि आप वहाँ काम करेंगे तो आपसे जो भी पूछा जाएगा, मान लीजिए संस्थान क्या है, कैसे है, इस चीज की अगर ढंग से जानकारी नहीं होगी तो आप संस्थान में योगदान शायद भर मन से नहीं दे पाएंगे। और इसी के लिए संस्थान के बारे में थोड़ी सी जानकारी आज के सत्र में हम करेंगे। इसके बाद वाले सत्र में फिर हम राजभाषा से संबंधित, ये आज हमारा तीसरा सत्र है, और ऐसे ही अन्य सत्रों में, मतलब इसके बाद के सत्र में मैं एक ओवरव्यू देता जा रहा हूँ। बाद में फिर हम आपका मॉक इंटरव्यू लेंगे। अभी सिर्फ मैं अपनी ओर से जो साक्षात्कार में पूछा जा सकता है ऐसी चीजों की जानकारी आपको उपलब्ध करवाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि यह जो ईएसआईसी या ईपीएफओ है, श्रम एवं मंत्रालय की अधीनस्थ एक शाखाएं, या कह सकते हैं श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की ये सब्सिडरी कह सकते हैं, ऑटोनोमस बॉडी अंग्रेजी में कहते हैं, की एक इकाई मान सकते हैं आप। ठीक है। इस संस्थान में, एक मिनट, ठीक है। देखिए, ये जो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय है, इसके अधीनस्थ अगर संस्थानों की बात करें तो इसके अधीनस्थ संस्थानों में नाम आता है केंद्रीय श्रमिक बोर्ड, CBWE। उसके बाद आता है मुख्य श्रम आयुक्त, CL, चीफ लेबर कमिश्नर। उसके बाद आता है रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय, DGET, डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग। उसके बाद आता है महानिदेशालय फैक्ट्री सलाह सेवा और श्रम संस्थान, इनको कहा जाता है डायरेक्टर जनरल ऑफ फैक्ट्री एडवाइस, SLI। ठीक है। उसके बाद आता है खान सुरक्षा महानिदेशालय, DGMS। उसके बाद आता है कर्मचारी राज्य बीमा निगम, कर्मचारी राज्य बीमा योजना। दो चीजें यहाँ, ESIC दोनों में हो गया है। और तीसरा है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, जिसके लिए आप लोग जा रहे हैं। इसके बाद आता है श्रम ब्यूरो, लेबर ब्यूरो कहा जाता है। अब ये जो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की जो अधीनस्थ संस्थाएं हैं, मैंने आपको पहले ही बताया कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, EPFO और ESIC अधीनस्थ वैधानिक निकाय हैं, ऑटोनोमस बॉडी इनको कहा जाता है। अब थोड़ा सा हम शुरुआत करते हैं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से। EPFO की अगर हम बात करें तो EPFO वित्तीय लेन देन और उपभोक्ताओं की दृष्टि से, वित्तीय लेन देन का मतलब है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, मतलब उसके खाते में रुपया जमा होता है या वह रुपया बांटती है, इस आधार पर अगर देखा जाए। उपभोक्ता का मतलब हो गया कि इनके जितने कस्टमर्स हैं उनके आधार पर अगर इस संस्थान को देखा जाए तो यह विश्व की सबसे बड़ी सामाजिक सुरक्षा संस्थान है। सोशल सिक्योरिटी फिर कभी हम बात करेंगे। और रिकॉर्ड के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, 2022-23 की रिपोर्ट के अनुसार इसमें 27.74 करोड़ खाता धारक हैं। मतलब जो लोग EPFO से जुड़े हुए हैं उनकी संख्या 27 दशमलव इतना करोड़ है। इसकी शुरुआत हुई थी 15 नवंबर 1951 में। 15 नवंबर 1951 जब इसका स्थापना किया गया था, उस समय संसद में एक विशेष अध्यादेश के माध्यम से इसका गठन किया गया था। आपको पता ही होगा कि सरकार जब कोई विशेष कानून लाना चाहती है और उसको यह लगता है कि नहीं, यह कानून जरा जल्दी ला दिया जाए, लोक हित में है, तो वहां अध्यादेश के रूप में लाया जाता है इसको, जिसको ऑर्डिनेंस कहा जाता है। बाद में फिर उसको एक्ट या अधिनियम में, या पहले बिल लाया जाएगा फिर एक्ट या अधिनियम बनाया जाएगा।
तो 1952 में यह एक्ट बना, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम। डेट नोट करते रहिएगा। और 1952 का जो अध्यादेश आया था उसके संख्या 15 के अनुसार फैक्ट्रियों और संस्थानों के कार्मिकों के लिए भविष्य निधि की सुविधा का प्रावधान किया गया था। इसके जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन है, यह त्रिपक्षीय बोर्ड द्वारा संचालित किया जाता है। त्रिपक्षीय बोर्ड का मतलब होता है 3 पक्ष इसमें शामिल होते हैं। पहला है इसमें केंद्रीय न्यासी बोर्ड। केंद्रीय न्यासी बोर्ड मतलब सेंट्रल बोर्ड है यह, और यह दिल्ली से अधिनियमित होता है। उसके बाद इसको कर्मचारी भविष्य निधि के नाम से जाना जाता है, और इसमें सरकार मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की सहभागिता रहती है। उसके बाद नियोक्ता, नियोक्ता मतलब एम्प्लॉयर जो नौकरी देता है, और इसके अलावा कर्मचारियों के प्रतिनिधि। कर्मचारी का मतलब जो लोग मजदूर हैं या फिर जो उस लेवल के हैं, उनका एक पे रेंज होता है, उस पर हम फिर कभी चर्चा करेंगे। अभी मूलतः संस्थान के बारे में हमें बस इतना इतना जान लेना उचित रहेगा। अब कर्मचारी भविष्य निधि संस्थान बोर्ड की सहायता करती है, यह जो दिल्ली में केंद्रीय स्तर पर है या राज्य स्तर पर है, और पूरे देश भर में इसके 183, यह नोट करने लायक है, जनरल नॉलेज का प्रश्न आप कह सकते हैं कि पूरे देश भर में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कुल 183 कार्यालय हैं, 183 ऑफिसेज। अंग्रेजी में भी मैंने लिख दिया है, आप समझ पाएंगे। इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़े तो यह जो सेंट्रल बोर्ड मैंने बताया, केंद्रीय न्यासी बोर्ड, वह भारत में संगठित क्षेत्र में लगे कार्य बल के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी कहा जाता है। न्यासी का हिंदी ट्रस्टी है, शब्द लिख लीजिएगा। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी ये अंशदायी भविष्य निधि या फिर पेंशन योजना या फिर बीमा योजना, ये 3 तरह की योजनाएं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन चलाती है, और इन योजनाओं का नियंत्रण केंद्रीय न्यासी बोर्ड अर्थात सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज करते हैं। ये जो संगठित और असंगठित, ये 2 तरह के क्षेत्र होते हैं। संगठित का मतलब होता है कि ऐसे क्षेत्र जो कहीं पंजीकृत हो, मतलब कहीं रजिस्टर्ड हो किसी बोर्ड से, किसी संस्थान से, या फिर किसी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से, या और किसी संस्थान से, तो ये संगठित होते हैं। असंगठित क्षेत्र में आपके गिग वर्कर आ जाते हैं, या मान लीजिए आपके ऑटो रिक्शा चालक आ गए, मजदूर, ऐसे मजदूर जो दिहाड़ी पे काम कर रहे हैं जिसका कोई स्थान से लेना देना नहीं, ऐसे लोग असंगठित क्षेत्र में कहे जाते हैं। इसमें कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952, 3 मैंने बताया था। तो पहला है कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 है। और ये जो कर्मचारी भविष्य निधि योजना है, यह क्या करती है कि आप उसमें कुछ मालिक मालिक जो होता है वह उसमें कुछ अंशदान देता है, और जब आदमी रिटायर होता है, सेवानिवृत्त होता है, तो उसे इस योजना से मिलने वाली जो भी उसका पैसा जमा है, और उस जमा पैसे पर ब्याज होता है, मतलब ब्याज का मतलब आप समझते हैं, इंटरेस्ट होता है, तो वह ब्याज और आपकी संचित राशि आपको लौटा दी जाती है। अगर मान लीजिए बीच में कभी पढ़ाई लिखाई के लिए चाहिए, बच्चों के लिए या खुद के लिए, या बच्चों का विवाह करने जा रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में, या कोई ऐसी बीमारी हो गई जिसमें इलाज के लिए पैसे की जरूरत है, या फिर घर बनवाना है, तो इसके लिए आंशिक मतलब टेम्पोररी आप निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका 1 लाख रुपया जमा है, तो उसका 10% या 20%, कुछ प्रतिशत है, आप उतना निकाल सकते हैं, फाइनल विड्रॉल के रूप में होता है, जमा करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद आता है इसका पेंशन योजना। पेंशन योजना 1995 से शुरू हुई थी। इसमें क्या है, अधिवर्षिता या सेवानिवृत्ति। अधिवर्षिता को कहते हैं अंग्रेजी में सुपर एनुएशन, लिख लीजिएगा आप लोग। तो सुपर एनुएशन पर इसमें, या फिर रिटायरमेंट 60 साल पे होता है, या फिर अशक्तता, अशक्तता को डिसेबिलिटी बोलते हैं, और उत्तरजीवी विधवा या विधुर मतलब जैसे पति नौकरी कर रहा हो, और उसका देहांत हो जाए, तो उसकी जो पत्नी है या उसके जो बच्चे हैं, उनके लिए एक मासिक पेंशन की राशि निर्धारित कर दी जाती है कि इतना इनको मिलेगा। तो आप यह समझ सकते हैं सुपर एनुएशन में
रिटायरमेंट में, डिसेबिलिटी में, या फिर डेथ अगर हो जाए तो उसके जो भी नेक्स्ट ऑफ किन है उनको मासिक तौर पर पेंशन देने की योजना है इसमें। अगर डिसेबिलिटी हो जाती है, मान लीजिए काम के दौरान हाथ पैर कट जाए, कुछ भी ऐसा हो जाए, तो उसके लिए एक न्यूनतम पेंशन मतलब मिनिमम पेंशन का एक प्रावधान रखा गया है। और 1971 या फिर उसके पहले जो लोग इस योजना से जुड़े थे, उनको भी परिवार पेंशन, मतलब उनके नहीं रहने पर उनके जो भी आश्रित जन हैं उनको पेंशन देने का एक प्रावधान। इसके बाद थोड़ा सा हम फिर और आगे बढ़े संस्थान के बारे में, तो तीसरी जो योजना यह देती है वह है बीमा योजना 1976। ये जो बीमा योजना को आप क्या कहेंगे, इंश्योरेंस स्कीम। तो मृत्यु के समय योजना में रहे कर्मचारी की मृत्यु होने पर एक यह इंश्योरेंस अलग से आता है। उसके बाद उसमें कितना देते हैं, तो वेतन के 20 गुना राशि। अगर वो 10,000 रुपया वेतन पाता है तो 10,000 का 20 गुना जो होगा वह उसे इंश्योरेंस स्कीम में मिलेगा। और अधिकतम 6 लाख तक ही दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उसका 25-30 लाख तक चला जाए तो उसको 25-30 लाख दिया जाए, नहीं, 6 लाख तक अधिकतम उसको एक मुश्त राशि मिलती है अगर उसका देहांत हो जाए तो। यह है कर्मचारी भविष्य निधि योजना। अब हम आते हैं कर्मचारी राज्य बीमा योजना, ईएसआईसी या फिर ईएसआईएस। ईएसआईसी अगर कहेंगे तो कर्मचारी राज्य बीमा निगम, वह केंद्र की संस्था है, और कर्मचारी राज्य बीमा योजना यह राज्य सरकार की संस्था है। मतलब एक राज्य सरकार संचालित करती है, दूसरी केंद्र सरकार। आपकी जो नियुक्ति होगी वह होगी कर्मचारी राज्य बीमा निगम में, लेकिन जो योजनाएं चलती हैं आपकी उन योजनाओं में भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भागीदारी रहती है। अब इसका एक छोटा सा परिचय हम लोग ले लेते हैं। यह है भारत में कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना। कामगार का मतलब होता है मजदूर वर्ग, और इसके लिए यह माना जाता है कि जिसका मासिक वेतन लोग सर वीडियो भी नहीं आ रहा है आपका। जब 1 मिनट कोई कॉल करने का कोशिश कर रहा है, एक अगर आ रही है तो हाँ या ना, अगर आ रही है तो हाँ या ना। हाँ सर, अभी थोड़ी सी आई। आवाज तो चलिए, साउंड ब्रेक हो रही है सर। कामगारों के लिए जिन जिनकी सैलरी 21,000 रुपए से कम है, अगर 21,000 से अधिक होता है तो कोई इस योजना में नहीं आ सकता। लेकिन अगर कोई विकलांग व्यक्ति है तो उसे 25,000 रुपए तक की छूट रहती है, और यह छूट उसे 3 वर्ष तक के लिए मिलती है। 3 वर्ष के बाद फिर वह सामान्य वर्ग में आ जाता है। जब इस योजना की शुरुआत की गई थी तो कुछ खास खास उद्योग में दिया गया था, जैसे जूट, वस्त्र कपड़े का, और रसायन केमिकल। इन्हीं 3-4 प्रक्रियाओं में या इन्हीं तक ही सीमित था। बाद में इसका विस्तार किया गया। अब छोटा सा इसका इतिहास देखते हैं। उस समय प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी थे। उन्होंने 24 फरवरी 1952, ये 24 फरवरी को एसिक दिवस, ईएसआईसी डे के रूप में मनाया जाता है, तो उस दिन उन्होंने इस संस्थान का उद्घाटन किया था।
और इसका उद्घाटन उन्होंने कानपुर से किया था। साथ में यह योजना दिल्ली से भी प्रारंभ की गई थी। इसके बाद अ, सबसे बड़ी बात यह है कि जो उस समय योजना शुरू हुई थी, तो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी। वे इसके पहले आईपी बोलते हैं, इंश्योर्ड पर्सन या फिर बीमाकृत व्यक्ति थे। यह पूछा जाता है कि मानद थे, ऑनरेरी जिसको कहा जाता है। तो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री इस योजना के मानद बीमाकृत व्यक्ति थे। बीमाकृत के बाद व्यक्ति नहीं लगाते हैं। और पहली बार इस योजना को 1944 में सामाजिक सुरक्षा योजना के रूप में विकसित किया गया था। देखिए, 1944 मतलब देश हमारा आजाद नहीं हुआ था। देश हमारा कब आजाद हुआ है, कुछ आइडिया है किसी को? भारत कब आजाद हुआ है? 1947 में। 1947। लेकिन हाँ, लेकिन यह योजना 1944 में धीरे धीरे रूप लेने लगी थी। और इस योजना का प्रारूप, ठीक है, इसमें डॉक्टर सी एल कटियाल, डॉक्टर सी एल कटियाल साहब ने इसके प्रथम निदेशक का कार्यभार संभाला था। यह आपके लिए सामान्य ज्ञान का एक प्रश्न बन सकता है कि इसके प्रथम महानिदेशक मतलब डायरेक्टर जनरल थे डॉक्टर सी एल कटियाल साहब। आज के समय में आईएएस अधिकारी जो होते हैं, उन्हें इसके महानिदेशक का कार्यभार दिया जाता है। अब इसके क्या क्या लाभ हैं? सबसे पहला है इसमें चिकित्सा हित लाभ। हित लाभ को अंग्रेजी में बेनिफिट कहा जाता है, ईएसआईसी बेनिफिट। और ईएसआईसी बेनिफिट में आपका सबसे पहले मेडिकल बेनिफिट है। अगर मजदूर या उसके परिवार के लोग बीमार पड़ते हैं तो उनको मेडिकल सुविधा मुफ्त में यहाँ दी जाती है। कुछ कंडीशन है, उसके बाद में हम बात करेंगे। आदमी काम पे नहीं जा सकता है, तो अगर काम पे नहीं वह बीमारी के कारण, तो उतने दिन का कुछ प्रतिशत उसको उनको मिलता रहता है। इसके बाद आता है मातृत्व हित लाभ। महिलाएं भी काम करती हैं, और आपको पता है महिलाएं काम करती है तो उनके लिए स्वास्थ्य, प्रेगनेंसी हो, उस परिस्थिति में उनको आराम की जरूरत होती है 3 महीने, जब डिलीवरी होने वाला हो या उसके बाद। तो इसके लिए नियम है कि जिस बच्चा होने वाला होता है उनको बेनिफिट दिया जाता है, और जितने दिन ड्यूटी पे नहीं जाएंगे, कंफाइनमेंट बेनिफिट उसको कहा जाता है, तो उतने दिन तक इनको वेतन दिया जाएगा। वह ईएसआईसी देगी, कंपनी के मालिक को देने की आवश्यकता नहीं है। और कंपनी के मालिक को नहीं देना है तो कंपनी का मालिक खुश रहेगा जानबूझ करके कि इसका लाभ अधिकतम लोगों को मिल सके, तभी तो इसका देंगे। सर आप लेफ्ट करके रिज्वाइन करिए सर, जा रहा है तो सही हो काम जाए। के दौरान क्या नहीं हो रहा है? क्या आवाज नहीं आ रही है? रह के आवाज ब्रेक हो जा रही है सर, वीडियो भी कट जा रही है। बहुत इंपॉर्टेंट वो सेशन नेटवर्क, चल रहा है सर, बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं सर आप, बस आवाज कट जा अच्छा रही ठीक है। है, मैं आप लेफ्ट करके फिर से रिज्वाइन करिए सर जी। अच्छा लेफ्ट करके जी चलिए फिर से शुरू करते हैं। आवाज आ रही है ना? हाँ सर, अब जी आ रही सर, है। क्लियर है। हाँ, एक मिनट थोड़ा सा मैं देखूं, मेरे सिस्टम में व्यवधान आ रहा है। बस कल मैं वाईफाई लगवा लूंगा तो समस्या आ रही है। 2 मिनट है। चलिए थोड़ा कोई बोलिए, आवाज क्लियर है क्या मेरी? हाँ जी सर, सर। क्लियर है। हाँ सर, आवाज क्लियर है।
स्क्रीन शेयर कर दिए सर, स्क्रीन शेयर। हाँ सर। हाँ, एक मिनट कर रहे हैं। ठीक है, स्क्रीन आगे साझा होने पर चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग आगे की चर्चा। अब देखिए, इसके बाद मैं जैसे बता रहा था, फिर आपको इसके हित लाभ अर्थात बेनिफिट्स की बात करता हूँ। यह पॉइंट नोट करिएगा, बेनिफिट कहा जाता है और बेनिफिट को हिंदी में हित लाभ कहा जाता है, लाभ नहीं कहा जाता है। तो सबसे पहला लाभ है चिकित्सा हित लाभ। मान लीजिए कोई मजदूर है, वह अगर बीमार पड़ता है तो बीमार आदमी को डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता होती है, और अगर डॉक्टर के पास जाएगा तो जो मजदूर है वह कहाँ से इतनी फी दे पाएगा। तो उसके लिए चिकित्सा की व्यवस्था की गई। मेडिकल मतलब डॉक्टर को दिखाएगा, दवा मिलेगी, दवा मिलने के बाद अस्पताल में भर्ती होना है तो अस्पताल में भी भर्ती किया जा सकता है। वह सारा खर्चा ईएसआईसी देगी। ईएसआईसी की अपनी डिस्पेंसरी है, अपने हॉस्पिटल है। उसके बाद जो दूसरा उनको लाभ दिया जाता है वह बीमारी हित लाभ है। बीमारी हित लाभ का मतलब यह हो गया कि अगर मान लीजिए वह व्यक्ति बीमार पड़ा तो उसको आराम की भी जरूरत होगी, तो डॉक्टर उसको जब आराम लिखते हैं तो जितने दिन डॉक्टर आराम लिखते हैं उतने दिन का मेडिकल सर्टिफिकेट देने के बाद उसका जो वेतन है, पर डे की जो सैलरी है, उसके आधार पर एक हिस्सा 70-80 कुछ ऐसे है, तो वह चिकित्सक डिसाइड करते हैं, निर्णय लेते हैं कि इसको कितना दिया जाना चाहिए, तो वह उसको वेतन के रूप में दिया जाएगा। तो इसलिए जो कंपनी के मालिक हैं या नियोक्ता है, उनको हेडेक नहीं रहता कि अरे बीमार है, नहीं आ रहा है तो हमको पैसा देने की जरूरत है। तो इससे मालिक भी अलग खुश और मजदूर भी खुश, उनको पैसा मिलता है। उसके बाद अगला जो लाभ मिलता है वो है मातृत्व हित लाभ। चूंकि महिलाएं भी नौकरी करती हैं, और जो महिलाएं नौकरी करती हैं तो महिलाओं के साथ क्या है कि उनको भी तो जच्चा बच्चा की स्थिति से गुजरना पड़ता है। अगर विवाहित है तो जच्चा बच्चा की स्थिति से गुजरना काफी टूट जाता है, और उन परिस्थितियों में आराम की अधिक आवश्यकता होती है। तो इसके लिए जितने दिन डॉक्टर आराम दी है उतने दिन का वेतन। ये सर आवाज कट रही है। अब तो नहीं कटनी चाहिए। और किसी को आवाज कट के आ रही है? जी सर। अभी जी सर। दो आवाज ही को हो रही है। सर ना हो तो आप ठीक है। मोबाइल से जुड़िए सर, मोबाइल से जुड़िए। इसमें आवाज कट जा रही है और स्क्रीन शेयरिंग भी रुक जा रहा है सर। स्क्रीन शेयरिंग नहीं रुकना चाहिए। अभी मैं एक ही डिवाइस से हूँ, स्क्रीन शेयरिंग नहीं बंद होगा। सर आवाज तो आवाज आ रही है। हाँ, बस सुनिए आप लोग। जिनको ना समझ में आए, मैं रिकॉर्डिंग में डाला हूँ, आप बाद में लिख लीजिएगा रिकॉर्डिंग। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद मातृत्व हित लाभ की बात मैं कर रहा था। इसमें दो तरह का देते हैं, एक कन्फाइनमेंट बेनिफिट बोलते हैं, प्रसूतावस्था का जो हित लाभ है वह दिया जाता है बेनिफिट। कन्फाइनमेंट उसका नाम दिया गया। कन्फाइनमेंट का मतलब जेल नहीं है, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद विकलांगता है, मान लीजिए काम के दौरान एक छोटी है और उसको पेंशन मिलता रहेगा जब तक काम करने की उसकी उम्र है, तब तक ईएसआईसी उसको पेंशन देती रहेगी। अब ये जो विकलांगता है यह दो तरह की है, टेम्पोररी अस्थायी, टेम्पोररी डिसेबलमेंट बेनिफिट, और अस्थायी है परमानेंट डिसेबलमेंट। स्थायी अगर हो गया, जैसे उंगली ये छोटी सी कट गई, इतनी कट गई या कुछ ऐसा हो गया, तो उसको पेंशन मिलेगा। और टेम्पोररी है तो जितना दिन आदमी बीमार रहेगा उतने दिन का वेतन ईएसआईसी अलग से देती है। सिर्फ इतना ही नहीं, उसके जो डिपेंडेंट है, आश्रित जन है, जैसे एक आदमी काम कर रहा है या महिला काम कर रही है तो उसके पति, उसके बच्चे, या फिर पुरुष काम कर रहा है तो उसकी पत्नी और उसके बच्चे, उनको भी हित लाभ दिया जाता है। किन परिस्थितियों में? अगर उस आदमी की मृत्यु हो जाती है तो। और आश्रित जन हित लाभ को अंग्रेजी में डिपेंडेंट बेनिफिट कहा जाता है, लिख लीजिएगा इसको। उसके बाद अगली जो बात है जानने वाली, कि कई बार क्या होता है कि आदमी मजदूर है, भगवान न करे किसी को नौकरी के दौरान किसी का डेथ हो जाए, मृत्यु हो जाए, तो उसकी अंत्येष्टि के लिए, उसका जो संस्कार होता है उसके लिए ईएसआईसी कुछ दिन पहले तक 10,000 रुपया था, अभी शायद बढ़ने वाला था, तो 10,000 रुपया एक मुश्त देती है।
उसका संस्कार करके लोग ले जाके कागज जमा करते हैं, देन एंड देयर घंटे भर के अंदर उनको इसका भुगतान कर दिया जाता है। उसके बाद अगली योजना है राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना, RGSKY। राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना का मतलब यह है कि मान लीजिए वह आदमी किसी कंपनी में काम कर रहा है और किसी कारणवश कंपनी लॉकआउट हो जाए, बंद हो जाए, परमानेंट बंद हो जाए, तो वह बेचारा तो अचानक बेरोजगार हो जाएगा। तो कुछ दिन के रोजगार के लिए उसको, जैसे कुछ दिन जब तक नौकरी नहीं ढूंढ लेता है, एक नियत अवधि है, इन सब पर हम विस्तार से बाद में कभी चर्चा करेंगे, तो उसको सैलरी के रूप में जो भी वहां पाता रहा है उतना रुपया ESIC देती है। श्रमिक कल्याण के बाद फिर पुनर्वास भी, ये दोनों उसी से मिलते जुलते भत्ते हैं, अभी शायद इनका नाम भी बदला गया है। और उसके बाद विकलांग बीमाकृत व्यक्ति की चिकित्सा सेवा, जो आदमी डिसेबल हो गया है, किसी कारणवश काम करने लायक नहीं है, तो वह भी 120 रुपया सालाना जमा करके मेडिकल सुविधा ले सकता है। और जो आदमी रिटायर हो गया है 60 वर्ष के बाद, वह भी 120 रुपया सालाना जमा करके फ्री में ESIC से चिकित्सा ले सकता है। इसमें खाली सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट नहीं है, जैसे किडनी बदलना हो, दिल बदलना, ये चीज तो नहीं है। अब इसमें थोड़ा सा मैं 5 मिनट और इसका विस्तार आपको कर देता हूं। ये जो चिकित्सा हित लाभ है, मेडिकल बेनिफिट, वह कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण के साथ ही, मतलब इस दिन वह नौकरी में ज्वाइन करेगा और उसका ESI का कार्ड बनेगा। इसलिए मजदूरों को हम लोग हमेशा सलाह देते हैं कि भाई जिस दिन आप फैक्ट्री में कदम रखिए उस दिन ESI का कार्ड बनवा लीजिए। यह सुविधा उसके जीवन साथी और परिवार के सदस्यों को भी मिलती है और OPD एवं अस्पताल में भर्ती होकर चिकित्सा, दवा, पट्टी, यहाँ तक कि कैंसर और तमाम चीजों के इलाज का भी निःशुल्क प्रावधान ESIC करती है। 40 वर्ष से अधिक के बीमाकृत व्यक्ति के वार्षिक निवारक स्वास्थ्य, मतलब मेडिकल एग्जामिनेशन का एक प्रावधान होता है। जैसे होता है ना, उम्र हो गई तो कोलेस्ट्रॉल और तमाम बीमारियां होती रहेगी, तो उनके लिए मेडिकल एग्जामिनेशन की सुविधा भी ESIC ने शुरू किया है। उसके बाद बीमार अगर होते हैं तो नौकरी में आया, एलिजिबिलिटी जो है क्राइटेरिया, नौकरी में आया तो आने के 9 महीने के बाद से, शुरुआत में नहीं, जब उसका पैसा जमा, कंट्रीब्यूशन मतलब होता है अंशदान, जब जमा होने लगता है तो 9 महीने के बाद इसका हितधारक बन सकता है या उसका लाभार्थी बन सकता है। और उसके दैनिक मजदूरी का औसत 70%। दैनिक मजदूरी मतलब अगर मान लीजिए उसको एक दिन में 100 रुपया मिलता है तो उसको उसका 70% प्रतिदिन के हिसाब से जब तक बीमार रहेगा मिलेगा। इसमें एक नियम यह कहता है कि 78 दिन काम किया हो, अंशदान अवधि होती है सितंबर से लेकर के मार्च, मार्च से लेकर के सितंबर, तो इस अवधि में, इस छमाही में, 6 महीने में उसका 78 दिन का कम से कम पैसा जमा हो। और 2 लाभ के लिए ये सब चीजें आपके लिए नहीं है, विस्तार अब इसको देने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि आपसे ESIC एक्ट नहीं पूछा, ओवर छोटा छोटा देते रहे। 34 मानक बीमारियां हैं, 91 दिन की बीमारी, मतलब 91 दिन जब उसकी नौकरी में हो गया तो 34 सुपर स्पेशलिटी उनको मिलता है। और 80% के रूप से एक्सटेंडेड बेनिफिट दिया जाता है। एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट कहा जाता है, वर्धित बीमारी हित लाभ, लिख लीजिए एक्सटेंडेड बेनिफिट। कौन सा बेनिफिट मैंने बताया? सिकनेस बेनिफिट, EXTENDED SICKNESS और बेनिफिट एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट, वर्धित बीमारी हित लाभ। ऐसे शब्द आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है इंटरव्यू के दौरान। उसके बाद है अधिकतम कितना मिल सकता है, तो 730 दिन मिल सकता है। काफी है 730 दिन, मतलब लगभग 2 वर्ष हो जाता है। और इसके लिए उसकी कम से कम 2 वर्ष नौकरी हो और इस 2 वर्ष के दौरान 156 दिन काम पे रहा हो तब मिलेगा। ऐसा नहीं है कि एक दिन ज्वाइन किया और नहीं आया। और 3 वर्ष की चिकित्सा देखभाल के योग्य है, मतलब 3 साल तक वो घर में चिकित्सा देखभाल का लाभ ले सकता है। मातृत्व हित लाभ जैसे मैं बता रहा था, तो कैश बेनिफिट, कैश दिया जाता है, नकद भुगतान को कैश बेनिफिट कहा जाता है। नोट करिएगा, नकद, CASH
भुगतान, कैश पेमेंट, एक्चुअली कैश बेनिफिट के रूप में इसको दिया जाता है। तो वह क्या है, 9 माह की नौकरी के बाद, अमूमन जैसे नौकरी में तुरंत शादी किए हो तब अलग बात है, नहीं तो 9 महीने के बाद मिलता है। और इसमें है प्रसूतावस्था, मतलब प्रेगनेंसी है या प्रेगनेंसी खराब हो जाती है जिसको गर्भपात कहते हैं, मिसकैरेज, ऐसी परिस्थिति में उसको 100%, अगर रोज 100 रुपया मिलता है तो रोज के दर से ईएसआईसी 100 रुपया उसको देगी। लेकिन उसके लिए एक ही शर्त है कि उसका 70 दिन कम से कम उसके बाद विकलांगता है काम के दौरान, मान लीजिए मजदूर अपने घर से ड्यूटी जा रहा है या ड्यूटी से घर आ रहा है, उस अवधि में भी अगर उसको कुछ हो जाता है तब विकलांगता हित लाभ दिया जाता है। और यह दैनिक मजदूरी के 90% तक, कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है। और व्यावसायिक रोग है, व्यावसायिक रोग को अंग्रेजी लिख लीजिए, ऑक्यूपेशनल डिजीज, OCCUPAT, सॉरी एक्यूपेशनल होता है, क्षमा करें, एक्यूपेशनल, ACCUPATION, एक्यूपेशन होता है, ऑक्यूपेशन क्या होता है, कंफ्यूज हो गया। सर ऑक्यूपेशनल ऑक्यूपेशनल होता था। ठीक, ऑक्यूपेशन होता है, मैं ही गलत कर गया। ठीक है, चलिए, तो ऑक्यूपेशन का मतलब होता है कि अगर उनको, ऑक्यूपेशनल डिजीज में क्या होता है, जैसे जूट मिल में जो काम कर रहे हैं उनको टीबी बहुत होती है, या कपड़ा मिल में जो काम करते हैं उनको टीबी होती है। जो लोग इसमें सीमेंट उद्योग में, उनको सिलिकोसिस या कुछ ऐसी बीमारी है, स्किन की बीमारी होती है, इसको ऑक्यूपेशनल डिजीज कहा जाता है। मतलब काम के दौरान आपका रोजगार ही ऐसे, जैसे पेंट इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उनको कैंसर या फिर उनको टीबी होने का डर रहता है, तो ऐसी बीमारी हो जाए तब भी उनको यह हित लाभ मिलता है। उसके बाद विकलांगता हित लाभ के बाद आता है अस्थाई। अस्थाई मैंने बता दिया था कि दुर्घटना की तारीख से फिट होने तक, जब तक आप चलने फिरने लायक नहीं हो जाते तब तक का। और स्थायी में तो आपको जब तक चिकित्सा बोर्ड कहे कि भाई इनको 60 वर्ष की उम्र तक देना है, तो चूंकि यह जो हित लाभ है, जब आप नौकरी करते तब तक सैलरी मिलती, तो रिटायरमेंट तक ये मिलता है। बाद में अगर अनुकंपा आधार पे यह बढ़ता है तो बात की बात रहती है। अच्छा, यह मैंने आपको बता दिया था कि रोजगार जनित चोट के कारण मृत कार्मिक के, रोजगार जनित का मतलब फिर से होता है, क्या होता है रोजगार जनित का मतलब होता है कि ऑन ड्यूटी है, ऑक्यूपेशनल डिजीज में यह भी आ जाता है। तो मृत कार्मिक के आश्रित जन को नकद मिलता है, जैसे मान लीजिए दुकान से घर जा रहा होगा, घर से, यह मैं आपको बता दिया, तो इसमें यह दिया जाता है। आश्रित जो हित लाभ है, आश्रित जन हित लाभ, यह किसको किसको दिया जा सकता है, यह महत्वपूर्ण प्रश्न रहता है। तो अगर आदमी काम करता है तो उसकी विधवा, मतलब उसकी जो पत्नी रही होगी, और या तो पुनः विवाह कर ले तो बंद हो जाएगा, या उसकी मृत्यु हो जाए तब तक चलेगा। और 25 वर्ष तक के पुत्र पुत्री को, पुत्री है तो विवाह होने तक, और बेटा है तो 25 वर्ष के बाद उसको नहीं दिया जाता है। और अगर उस आदमी की कोई विधवा माँ है, डिपेंडेंट जिसको कहा जाता है, तो उसको भी दिया जाता है। और अगर मान लीजिए उसका कोई ऐसा बच्चा है या बच्ची है जो डिसेबल्ड हो, निःशक्त हो, अपंग जिसको कहा जाता है, हालांकि अपंगता शब्द का आजकल प्रयोग बंद हो गया है, तो उनको भी दिए जाने का प्रावधान है। यह बहुत लंबा चौड़ा सुविधा क्षेत्र है। और बीमाकृत व्यक्ति पर आंशिक या पूर्ण रूपेण आश्रित अन्य लोग भी इसमें आते हैं, जैसे माता पिता है, उनको ही मिलेगा। अगर भाई बहन डिपेंडेंट है, मान लीजिए एक कोई मजदूर है, उसके माता पिता, उसके भाई बहन 4 हो गए, और उसके अपने 2 बच्चे 6 हो गए, और उसकी पत्नी 7 लोग हैं, तो 7 में उसका यह पेंशन बढ़ेगा। जो लाभ है 7 को कुछ प्रतिशत के हिसाब से बढ़ेगा। विधवा बहू है अगर मान लीजिए, तब भी उसको मिलता है। और अगर उसका बेटा है, मान लीजिए उसको दुर्घटना में कुछ हो गया, तो उसका जो अवयस्क मतलब होता है, जो एडल्ट नहीं है, उसको भी मिलता है, ऐसे बेटे को मिलता है। और अंत्येष्टि खर्च मैंने बताया 10,000 रुपया है। अपडेट अभी आने वाला था, 20,000 होने वाला था, हुआ नहीं है शायद, हो सकता है चुनाव के बाद कहीं घोषणा हो। तो अभी 10,000 है, तो आप 10,000 कर सकते हैं, बोल सकते हैं। राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना मैंने आपको बता दिया। बाकी सारी योजनाओं को बस
थोड़े थोड़े में आप लोग याद कर लेंगे तो हो जाएगा। प्रसूतावस्था का खर्च है 5,000 रुपये एक मुश्त, और अधिकतम 2 ही बच्चे तक है, 2 से अधिक होंगे तो नहीं मिलेगा, और वह मिलता है जहां ईएसआई की सुविधा न हो। ठीक है, यहां तक आपके लिए जानने की जरूरत है। इसके बाद इस विषय में कोई प्रश्न हो तो बताएं, नहीं तो 2 स्लाइड और है, हम थोड़ा सा का हिंदी ज्ञान के ऊपर चर्चा करके 5 मिनट में समाप्त करेंगे। अभी तक की चर्चा में किसी का कोई प्रश्न हो तो बताएं। सर ईएसआईसी के लिए जा रहे हैं इंटरव्यू में, हाँ, तो क्या ईपीएफओ से संबंधित प्रश्न नहीं पूछ सकता है क्या? मान लीजिए गलती से पूछ गया तो आप नहीं बताएंगे। संस्थान तो दोनों बच्चे हैं किसके, श्रम एवं रोजगार लेबर मंत्रालय मंत्रालय के जिसमें। हाँ ठीक है, तो इतना तो जान लेने में नुकसान नहीं है ना, क्योंकि यूपीएससी का मतलब है यूपीएससी आईएएस चुनी है, और जब आईएएस चयन होता है तो उसी लेवल का साक्षात्कार होगा, तो लोग लेवल बहुत कम घटाते हैं। तो मानसिक तौर से आपको हर खूंटा तलाश करके जाना है। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। और किसी का कोई प्रश्न? सर ईपीएफओ के बारे में भी बताऊंगा। ईपीएफओ का बताया तो सुना नहीं आपने? शुरुआत मैंने ईपीएफओ से ही किया था। सर ईएसआईसी के नहीं बेनिफिट जो अभी आप बता रही हैं। ईपीएफओ का बस थोड़ा सा है, मैंने बताया ना, ईपीएफओ में जितना पैसा आपका जमा होता है वह पैसा, और उस पे जो ब्याज है वह मिलता है रिटायरमेंट पर। उसके बाद आपको एक पेंशन देने की बात है कि 1,000, 2,000, 5,000 यह निर्णय लिया जाता है उस समय जब आप रिटायर हो जाते हैं। उसका जब तक आप जीवित हैं या आपकी पत्नी जीवित है, इन दोनों को मिलता है, या फिर 25 साल से कम उम्र के बच्चे, बस। और अगर रोजगार के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका जो वेतन है उसका 20 गुना, अधिकतम 6 लाख यह दिया जाता है। ये बस 3 ही सेवा है उसमें। सर एक ईएसआईसी, प्रश्न और। हाँ जी। बोलिए। हाँ सर, बोले कि ईएसआईसी सामाजिक सुरक्षा का काम करती है, लोगों को बेनिफिट हाँ देती है, हाँ, वो पैसा कहाँ से लाती है, उसे पैसा कहाँ से प्राप्त होता है सर जैसे ईएसआईसी अब को? इसका पैसा वाली जो बात है, ईपी जो भी मजदूर होगा उससे पूछिएगा चंदा कटता है। चंदा मतलब कंट्रीब्यूशन। होता क्या है कि ईपीएफओ में 12% मालिक देता है, 10% मजदूर का जमा होता है, ये दोनों मिला करके उसका खुद का पैसा उसमें जमा होता है। इसी तरह ईएसआईसी में 0.7% मजदूर के खाते से जाता है, मतलब मजदूर की सैलरी से काट के दिया जाता है, और 3.75% यह दिया जाता है मालिक की तरफ से। और यही जो पैसा जमा होता है, इसी पैसे को ईएसआईसी खर्च करती है मजदूरों के लिए। तो बाद में जब आप ज्वाइन कर लेंगे तब एक्ट वगैरह पढ़िएगा, तब आपको पता चलेगा कि पैसा कैसे डबल होता है, कैसे बढ़ता है, कैसे पैसे की बहुत लोग देना नहीं चाहते हैं, तो जो नहीं देना चाहते सरकार उनसे जबरदस्ती वसूल करवाती है, तो उसके लिए इनके इंस्पेक्टर है, तमाम है, वो फिर हम कभी चर्चा करेंगे, वो अभी की जरूरत नहीं है आपकी। पैसा जो है कंट्रीब्यूशन। हाँ सर इसकी पीडीएफ है। पीडीएफ है, मतलब चाहिए या नहीं चाहिए, यस वो बताइए। है तो दुनिया में हाँ सर बहुत पीडीएफ, चाहिए। इसका पूरा किताब है, बाद में उस पर देखेंगे। सर अभी चाहिए सर। नहीं सर, जो जरूरत है बस उसकी पीडीएफ, मतलब पीडीएफ मिल जाएगी, लेकिन आप, मैंने शुरू में ही कहा है पीडीएफ पे ज्यादा भरोसा मत किया करिए, क्योंकि किताब में लिखा हुआ ज्ञान, डायरी में लिखा हुआ ज्ञान और उधार दी हुई संपत्ति समय पे काम नहीं आती है। फिर भी पीडीएफ, पिछले पीडीएफ हमने दिया है, ये भी दे देंगे। ठीक है, आगे बढ़े हम समापन की ओर। और किसी का प्रश्न हो तो बताएं। सर हाँ, बोले कि ईएसआईसी का कोई शाखा है क्या सर कहीं पे किसी राज्य में? पूरा भारत ही इसके अंदर में। आप कहाँ रहती हैं, कौन से जैसे मान मोहल्ले में लीजिए मैं रहती हैं? कोलकाता में रहती हूँ, अरे तो कोलकाता अगर बहुत मान बड़ा लीजिए है। कहाँ रहती हैं कोलकाता में? सर कांचरापाड़ा में। कांचरापाड़ा में चले जाइए, वहाँ सॉरी कल्याण में है इसका शाखा कार्यालय, चले जाइए। पूछने जाएंगी, क्या करने जाएंगी? नहीं सर, अगर मान लीजिए प्रश्न किया हर कि जिले कहाँ में, पर है आपके यहाँ, इसीलिए। नहीं ये सब प्रश्न नहीं करते हैं। हर जिले में क्या होता है कि जहां भी 3,000 आईपी हैं, आईपी का मतलब होता है कि ऐसे लोग जो ईएसआईसी के साथ संबद्ध हैं, बीमाकृत कहा जाता है, जो मजदूर हैं, जहां 3,000 आईपी हो जाएंगे वहां एक शाखा कार्यालय, ब्रांच ऑफिस। तो इस आधार पर लगभग जगह है, काचरापाड़ा में नहीं, कल्याणी में है, और इधर आप आ जाइए तो नैहटी में है,
नैटी के बाद कांकीनाड़ा में, नैटी में 4 शाखा कार्यालय है, फिर कांकीनाड़ा में है, जगदल में है, श्यामनगर में है, फिर टीटागढ़ में है, तमाम जगह है। ठीक है। और इसका एक क्षेत्रीय कार्यालय होता है जो राज्य को नियंत्रित करता है, और उप क्षेत्रीय कार्यालय होता है, जैसे मान लीजिए क्षेत्रीय कार्यालय की सीमा अधिक हो गई तो कामकाज आसान करने के लिए उप क्षेत्रीय कार्यालय, सब रीजनल ऑफिस बनाया जाता है। ठीक है। सर इसका आगे बढ़े। रीजनल ऑफिस की संख्या कितनी है सर? सर इसकी रीजनल ऑफिस की संख्या? हर राज्य में एक रीजनल ऑफिस है। भारत में कितने राज्य हैं? 29। हाँ, तो 29 में से अभी मेरे ख्याल से 27 रीजनल ऑफिस हैं। अभी अंडमान निकोबार में भी नहीं बना है, अंडमान निकोबार में बात चल रही है, अन्यथा हर राज्य में एक है। तो आप मान के सकते हैं कि 26 या 27 है अभी। ठीक है, आगे बढ़े या और कुछ? जी सर। ठीक। सर इसकी अब- एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? मतलब जो मजदूर हैं, मतलब इसमें ईएसआई का कार्ड बनवाने के लिए या इसकी परीक्षा के लिए? क्या इसकी पूछ रही हैं? परीक्षा के लिए। परीक्षा के लिए वही है कि आपको ग्रेजुएट होना है, पोस्ट ग्रेजुएट होना है और पीजीडीटी होनी है। बस ये 3 है, ओके जैसे सर। एसएससी का है। ठीक है, ठीक है आगे सर। बढ़ते हैं हम लोग। अब थोड़ा सा हम हिंदी से प्रश्न कर लेते हैं चलते चलते। किसी ने कहा था नहीं, जब सत्र समाप्त हो तो थोड़ा बहुत हमारे दिमाग की नसें हिलनी चाहिए। तो मैं 1 2 3 4 5 6 प्रश्न लेकर के आया हूँ। यह मुहावरे हैं या कहावतें कह सकते हैं। सबसे पहला है जान पर खेलना। इसकी हिंदी क्या होगी? इसका अर्थ क्या होगा? बता दें चले? जी जान मुसीबत लगाना मोल फिर लेना। मुहावरा हो जाएगा। जान पर खेलना, खतरनाक कार्य करना। खतरनाक कार्य करना। मुसीबत मोल लेना। ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है। और कोई? पूरी शक्ति से किसी काम को करना। यस, वेरी गुड। पूरी शक्ति से, पूरी शिद्दत से पूरी काम शक्ति से किसी काम को करना। करना। वेरी गुड, वेरी गुड। पेट में चूहे कूदना। भूख लगना। भूख लगना। बहुत जबरदस्त भूख लगना। पोल खुलना। राजभेद खोलना। रहस्य उजागर होना। हाँ, दोनों हो जाएगा, दोनों। मुंह ताकना। आसरा देखना। आसरा देखना। ठीक है, ज्ञान होना। नहीं, मुंह ताकना ज्ञान नहीं, मतलब मुंह ताकते रह गए, मतलब हमको कुछ मिला ही नहीं तो आश्रय में बैठे हैं। फूक फूक कर पैर रखना। सतर्कता से संभल कर रहना। सोच समझ कर काम संभल कर रहना। संभल कर चलना, हाँ, या संभल कर रहना। और मुंह फेर लेना। नाता तोड़ देना। नाराज हो जाना। नाराज हो जाना। ठीक है, और इसका विकल्प यह है आपके सामने। जान पर खेलना, प्राण संकट में डालना, और पेट में चूहे कूदना बताया आपने, पोल खुलना। आप लोगों ने लगभग सब सही बताया था। अब एक और ले, यहाँ देखिए 2 तरह के शब्द हैं, मतलब सुनने में ऐसा लग रहा है कि ये एक जैसे ही हैं। जैसे अनुज मैं कहूं, अनुज छोटा का, भाई। अरे सुन तो लो पहले, सुन तो लो पहले। अनुज का विलोम क्या होगा? वह अग्रज है। ठीक है, इसी तरह कृतज्ञ का विलोम क्या होगा? यह बाईं ओर होगा, वही कृतज्ञ। आस्तिक का विलोम क्या होगा? नास्तिक। नास्तिक। उसके बाद वज्रपाणी का विलोम क्या होगा? वीणा पाणी। मतलब एक के हाथ में वज्र है और दूसरे के हाथ में वीणा है। और शाकाहारी का मांसाहारी। यह आपके शब्द हो गए, विलोम शब्द कह सकते हैं, या एक शब्द के लिए अनेक शब्द का। अब मैं ले आऊंगा उसको। अब देखिए 2 शब्द लिखे हैं, साला और शाला। कौन सा सही है? दोनों। दोनों का अर्थ अलग है सर। हाँ, पहले वाले का अर्थ क्या होगा? पहले पत्नी वाले का का घर। पत्नी का भाई, और दूसरे पति वाले का का घर। साला जो है दंती स वाला, पत्नी का भाई, पति का भाई नहीं। उसके बाद शंकर और शंकर, तालव्य श और दंती स। एक का शंकर मतलब मिश्रित- ईश्वर और एक का मिश्रण मतलब और- भगवान से। जुड़ा हुआ। हाँ, कौन से? शंकर जो ऊपर वाला है, दंती श ऊपर वाला मिश्रण उसका सर। मतलब है, हाँ, मिश्रण। और और इसी तरह एक वाला प्रदीप और प्रतिम। सर एक का मतलब दीपक हाँ, और और दूसरा का का मतलब सर। चलिए अगला अविराम और अविराम। नोट करिएगा जो नहीं आएगा। अभिराम और अविराम। अविराम मतलब लगातार, अविराम मतलब
सर मैं खत्म समाप्त कर देना। अच्छा, अंश और अंश, नीचे वाला कंधा अंश का का मतलब मतलब हिस्सा। तो हाँ, तो नहीं, क्या होगा वो बताइए। कंधा हैं? और एक का हिस्सा, एक का कंधा एक का हिस्सा। हिस्सा। चलिए, वेरी गुड, बहुत सुंदर आप बताए। देखिए, अनुज का मतलब हो गया, मैंने आपको बताया, जो बाद में पैदा हुआ। अग्रज मतलब जो पहले पैदा हुआ। और शाला वाला बता दिया, मिश्रित बता दिया। प्रतीप का मतलब उल्टा होता है, ठीक है। और अभिराम का मतलब सुंदर होता है, आप में से किसी ने बताया समाप्त कर देना। ध्यान रहे, ऐसी गलती ना करें कभी। और अंश मतलब कंधा, और अंश मतलब हिस्सा। चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। नोट हो जाए तो बता दीजिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। और आज की चर्चा यही विराम देना चाहूंगा। जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली चर्चा में। आप लोग सर 40 लोग। साहित्य कब हाँ, क्या साहित्य सर साहित्य कल करवाएंगे क्या? कल आप थी पूनम जी? नहीं सर, कल नहीं थे, क्यों नहीं थी? आज ही ज्वाइन किए सर। बड़ा अच्छा काम किए। कल वाला रिकॉर्डिंग खोज के मैं दे दूंगा। एक्चुअली क्या है सर, कल राजेश सर सेंड किए थे लिंक, बट मेरे को पता नहीं था, ईमेल आईडी पे सेंड कोई किया बात था। नहीं, देखिए, मैंने सिर्फ 8 आपको कहा है कि 8 सेशन कंपलसरी दूंगा। 8 सेशन तक आप हमारे साथ रहें। और अगर आप एब्सेंट करेंगे तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं रहेगी ना, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण सेशन है। पहला सेशन अभी कल वाला जो मैंने हिंदी साहित्य सेशन पे चर्चा किया था, और मैंने बताया था कि क्यों महत्वपूर्ण है। मैंने आपको काल विभाजन के बारे में बताया था। आधे से अधिक आप लोगों की तैयारी हो चुकी है, लेकिन जो मुझे लगता है कि आपसे जो पूछा जा सकता है, उन पर मैंने आप लोगों से चर्चा किया था। इसी तरह से काल विभाजन के बाद किसने, किस किस विद्वान ने कितने भागों में बांटा है, फिर कौन कौन से महत्वपूर्ण रचनाकार हैं, उनके बारे में मैंने बताया था हर काल के, कि इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। क्रम से हम चलेंगे, जैसे आज मैंने इसका इंट्रोडक्शन दिया। अब कल